Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. चलिए, as you can see behind me, मैंने already एक heading डाली हुई है आपको रिवाइज करवाने के लिए कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट करा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक. देखिए, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास वाला एक बार रिकॉल करवा दूं एंड बिसाइड्स दैट आज की क्लास में कुछ 2-3 स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यूली ज्वाइन हुए हैं. सो मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 1 एंड इन द प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद चैप्टर 2. लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 से स्टार्ट करा था व्हिच इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, व्हाट आर वी एक्चुअली सपोज्ड टू स्टडी विद इन दिस चैप्टर. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एज द नेम सजेस्ट, we have to study the complete evolution of an atom. evolution से हमारा क्या मतलब है? हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि आज की डेट में जो प्रेजेंट डे मॉडल ऑफ एन एटम है, आज की डेट में हम जो भी एटॉमिक मॉडल फॉलो करते हैं, उस एटॉमिक मॉडल तक हमने कैसे अराइव करा. आज की डेट में जो एटॉमिक मॉडल फॉलो होता है, ऐसा नहीं है कि दैट वाज द ओनली एटॉमिक मॉडल जो आज तक आया. आज से पहले भी बहुत सारे एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग हाइपोथेसिस अलग अलग साइंटिस्ट ने दी. लेकिन बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स किसी ना किसी रीजन से डिस्कार्ड होते चले गए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट रीचिंग टू द प्रेजेंट, हम ये देखेंगे कि आज से पहले कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स आए थे, वो सारे एटॉमिक मॉडल्स क्यों डिस्कार्ड होते चले गए, और आज की डेट में कौन सा एटॉमिक मॉडल फॉलो करा जाता है. आप लोगों ने क्लास 10th तक, अगर आप रिकॉल करें, क्लास 10th तक जो लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज द बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर्स थ्योरी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसके अकॉर्डिंग बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था. आप लोगों ने लेटेस्ट मॉडल वो ही पढ़ा हुआ है. बट आप में से कुछ लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि इवन द बोर्स मॉडल हैज बीन डिस्कार्डेड. आज के डेट में हम बोर्स का एटॉमिक मॉडल फॉलो नहीं करते. बोर्स का मॉडल भी बहुत साल पहले डिस्कार्ड हो गया था. इनफैक्ट जब आप 10th में वो पढ़ रहे थे, तब भी वो डिस्कार्डेड मॉडल था. ठीक है. सो बोर्स का मॉडल भी बहुत साल पहले डिस्कार्ड हो गया था. बोर से पहले रदरफोर्ड्स का मॉडल आया था, रदरफोर्ड से थॉमसन्स का मॉडल आया था उससे पहले. सो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए. वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड विद देयर रीजन कि वो डिस्कार्ड क्यों होते चले गए. बट बिफोर वी एक्चुअली इवन स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ एटम, इससे पहले कि हम ये पढ़ें कि एटम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उससे भी पहले हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन. एटम की अरेंजमेंट से पहले तो हमें यह समझना जरूरी था कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं. तो इस चैप्टर में द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. पहले हम ये देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी, किसको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कैसे कैसे स्टडी करी, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे गए. Once we know everything about the discovery of electron, then we will proceed to the discovery of proton. फिर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे. और जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बारे में समझ जाएंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कहां पे अरेंज्ड होते हैं, पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था. ठीक है. सो आई होप यू आर ऑल गेटिंग माय पॉइंट कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एन एटम. We have to study everything about all the atomic models that have been given in the past by various scientists. So last class में we started with the discovery of electron, and as you all know, मैंने आपको बताया था कि discovery of electron का जो main credit है, the main credit regarding the discovery of electron is actually given to J.J. Thomson. J.J. Thomson को discovery of electron का credit दिया जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि J.J. Thomson ने individually अकेले सारी स्टडी करी थी, सारी रिसर्च करी थी. जे थॉमसन से भी पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक मेजर पोर्शन ऑफ स्टडी कर ली थी, एक मेजर कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर लिया था. जे थॉमसन ने तो बस पिछले साइंटिस्ट की स्टडीज को कैरी फॉरवर्ड करा. ठीक है. सो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ? सबसे पहले वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ पहला स्टेप रखा? तो मैंने आपको बताया था इन अर्ली 19th सेंचुरी. देखो, जब हम 19th सेंचुरी बोलते हैं ना, तो हम 1800 के आसपास की बात करते हैं, 1830s 1840s उसकी बात करते हैं. तो इन अर्ली 19th सेंचुरी देयर वर टू वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, वेरी फेमस साइंटिस्ट, माइकल फैराडे एंड जूलियस प्लकर. तो ये दो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे एंड जूलियस प्लकर, हु एक्चुअली स्टार्टेड स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स. माइकल फैराडे और जूलियस प्लकर ने 1859 में, एग्जैक्ट प्रिसाइज ईयर बता रहा हूं मैं आपको,
1859 में माइकल फैराडे और जूलियस प्लकर ने इस तरह की कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स ली, एंड विद इन दीज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब दे फिल्ड सर्टेन गैस, इसके अंदर कोई गैस फिल करी, एंड दे स्टडीड द बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख सकते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की बनी हुई सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, एंड विद इन दिस ट्यूब कोई भी एक गैस फिल कर ली जाती है। दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, इस ट्यूब को एक प्रेशर पंप से कनेक्ट करा जाता है। इस प्रेशर पंप के थ्रू हम अंदर की गैस के प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें अंदर के प्रेशर को ज्यादा करना है तो हम और ज्यादा गैस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और अगर हम अंदर के प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो अंदर से थोड़ी सी गैस सक आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप गैस कम कर देंगे अंदर तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, गैस बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। अपोजिट प्लेट्स पे दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, दिस इज द नेगेटिवली चार्ज प्लेट कॉल्ड कैथोड एंड दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कॉल्ड एनोड। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं जो सब मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज की क्लास अभी हम 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, पहले मैं प्रीवियस क्लास का आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो याद रखिएगा, माइकल फैराडे और जूलियस प्लकर ने 1859 में इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस के बिहेवियर को 3 डिफरेंट कंडीशंस पे एनालाइज करा। दे एनालाइज द बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर 3 डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन थी कि दे मेंटेन द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विद इन द ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर 1 atm का प्रेशर मेंटेन करा, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देखा कि व्हेन दे मेंटेन द प्रेशर ऑफ 1 atm नथिंग सिग्निफिकेंट वाज ऑब्जर्व्ड। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अंदर की गैस ने कोई बिहेवियर, कोई सिग्निफिकेंट बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करा, ना कोई कलर एमिट हुआ, ना कोई लाइट एमिट हुई, ना कोई करंट कैरी हुआ, नथिंग वाज ऑब्जर्व्ड। तो जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कुछ भी नहीं हुआ तो सेकंड कंडीशन क्या करी गई? Secondly, they reduce the gas pressure to 10 raised to power minus 2 atmosphere। अंदर की गैस के प्रेशर को 10 raised to power minus 2 atmosphere तक रिड्यूस करा गया। रिड्यूस कैसे करा गया होगा? They sucked out certain gas, they pulled out certain gas। अंदर से कुछ गैस बाहर निकाल ली, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स कम रह गए, और जब अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स कम रह जाएंगे तो अंदर का प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। So they reduce the gas pressure to 10 raised to power minus 2 atmosphere। और क्या कोई बता सकता है 10 raised to power minus 2 एटमॉस्फेयर पे क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली थी? एनीबॉडी? सर गैस ग्लो होने लगी थी। सर लाइट है, ग्लो नहीं, नो, emitting of light, sir, light, Emitting of color। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे पहले जिसने ग्लो बोला था, ग्लो इज अ रॉन्ग वर्ड टू से। ग्लो करना और लाइट एमिट करना दो अलग अलग बातें होती हैं। ग्लो करने और लाइट एमिट करने में क्या अंतर है आप समझिए ध्यान से। जैसे एक ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट वो ग्लो करती है, और ग्लो होने से वो इल्यूमिनेशन कॉज करती है, पूरे रूम में एक रोशनी स्कैटर कर देती है, एक पूरा रूम इल्यूमिनेटेड हो जाता है जब कोई ट्यूब ग्लो करती है। लेकिन अगर ये ट्यूब ग्लो ना करे, बस अंदर की गैस एक लाइट एमिट करे, अगर इसके अंदर कोई गैस है और वो एक लाइट एमिट कर रही है, तो लाइट एमिट करने से ये ट्यूब तो आपको जलती हुई नजर आएगी, लेकिन इस ट्यूब से इल्यूमिनेशन स्कैटर नहीं होगा। ये एक डार्क रूम में रख देंगे तो बस डार्क रूम में ये ट्यूब ही जलती हुई नजर आएगी, बट रूम वोंट बी इल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ग्लो इज अ रॉन्ग वर्ड टू से। 10 raised to power minus 2 एटमॉस्फेयर पे माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व करा कि अंदर की गैस एक पर्टिकुलर कलर की लाइट एमिट करती है, एंड दे आल्सो नोटिस दैट द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। उन्होंने अलग अलग कलर, अलग अलग तरह की गैसेस ली अंदर, और उन्होंने देखा कि हर गैस 10 raised to power minus 2 एटमॉस्फेयर पर लाइट तो एमिट करती है, लेकिन द कलर ऑफ लाइट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ठीक है। सो 10 raised to power minus 2 एटमॉस्फेयर का आई होप सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 10 raised to power minus 2 एटमॉस्फेयर पे अंदर की गैस ने लाइट एमिट करना स्टार्ट करा, एंड द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए डिस्प्ले साइन बोर्ड्स में, ग्लो साइन बोर्ड्स में यूज करा जाता है। जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा उन हाई राइज बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स के ऊपर उनके नाम लिखे होते हैं जो रात को ग्लो करते हैं। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम वो जो नेम्स ग्लो करते हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, वो इसी तरह की कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर गैसेस भरी होती हैं, और वो 10 raised to power minus 2 एटमॉस्फेयर पे अंदर की लाइट एमिट होती है, ठीक है, एमिट करती है। सो 10 raised to power minus 2 एटमॉस्फेयर पे आप समझ गए कि अंदर की गैस ने लाइट एमिट करना स्टार्ट कर। बिसाइड्स दैट, तीसरी कंडीशन में माइकल फैराडे ने फर्दर रिड्यूस करा अंदर का प्रेशर। दे फर्दर रिड्यूस द गैस प्रेशर टू 10 raised to power minus 4 एटमॉस्फेयर। 10 raised to power minus 4 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर को रिड्यूस करा, and at the same time they also applied a very high potential difference of
10,000 वोल्ट्स, 10,000 वोल्ट्स का बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करा, तो इन दोनों कंडीशन पे मेन ऑब्जर्वेशन देखी। अब ये देखा गया कि जैसे ही हम अंदर का गैस प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस करते हैं, तो अंदर की गैस लाइट एमिट करना तो बंद कर देती है। इनफैक्ट rather the whole tube now started glowing with a fluorescent color. अब पूरी की पूरी ट्यूब ही ग्लो करने लगती है with a fluorescent color। अब की बार ग्लो करती है, 10⁻⁻2 पे ग्लो नहीं कर रही थी, 10⁻⁴ पे ग्लो करती है, और वो भी with a fluorescent color, and this fluorescence was found to be independent of the nature of gas। अब चाहे कोई भी गैस लीजिए, सेम फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। माइकल फेरेडे ने इस फ्लोरोसेंस का कॉज भी एनालाइज करा, एंड ही अल्टीमेटली कंक्लूडेड, उसने अल्टीमेटली ये पता लगाया कि ये फ्लोरोसेंस क्यों हो रहा था, बिकॉज अंडर दीज कंडीशंस ये जो कैथोडिक प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इस पे से कुछ फास्ट मूविंग रेज एमिट होती हैं। ठीक है, दिस प्लेट एमिट्स, इट जनरेट सम फास्ट मूविंग रेज, और वो फास्ट मूविंग रेज जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए सामने ट्यूब की वॉल से बॉम्बार्ड करती हैं, टकराती हैं, तो उस बॉम्बार्डमेंट की वजह से ये ट्यूब ग्लो करने लगती है। So that glow was due to the bombardment of the walls of the tube with certain rays that were emitted from cathode. Cathode में से कुछ rays emit हुई, और वो rays सामने wall पे जब टकराती हैं, तो उस टकराने की वजह से, उस bombardment की वजह से glow produce होता है। और क्योंकि ये rays cathode में से emit हो रही थी, that's why Michael Faraday ने इन rays का नाम cathode rays रखा। तो आप देख सकते हैं अभी तक की पूरी स्टडी में जे थॉमसन का कोई रोल नहीं। अभी तो जे थॉमसन ने कुछ करा ही नहीं, ये सारी स्टडीज तो माइकल फेरेडे ने करी थी कि अंदर हम अगर एक गैस लेंगे, उस गैस का प्रेशर ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे, तो कैथोड में से कुछ फास्ट मूविंग रेज निकली। अब ये जो कैथोड रेज निकली, इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज भी एनालाइज करी। माइकल फेरेडे ने ही स्टडी करा कि कैथोड रेज किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करती हैं। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखवाई थी, और जिन लोगों के कैमरेज ऑन है मैं उनसे एक एक करके पूछूंगा ये 5 कैरेक्टरिस्टिक। सो टेल मी, सोनम, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक आप मुझे बता सकते हैं? कोई भी, एनी वन कैरेक्टरिस्टिक? सर कैथोड रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक एनालाइज करी गई कि ये जो कैथोड रेज होती है, दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, खुशी कोई और प्रॉपर्टी बताइए। सर दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, एग्जैक्टली। जब कैथोड रेज के पास में आप कोई थिन मेटल फॉइल रखेंगे, तो माइकल फेरेडे ने ये नोट करा कि एज सून द कैथोड रे हिट ओवर दैट मेटल फॉइल, जैसे ही कैथोड रेज उस मेटल फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड करती हैं, तो मेटल फॉइल गर्म हो जाती है। खुशी, आप बता सकते हो इससे पता क्या चला कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कैथोड रेज के बारे में? सर कि वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जब वो पास करते हैं। हाँ, और फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि कैथोड रेज जिन चीजों से बनी हुई है उनके पास मास है। अगर किसी चीज के पास मास होता है, कोई मटेरियल पार्टिकल होता है, तो उसके टकराने से एक फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। अगर कैथोड रेज के पास कोई मास नहीं होता, तो वो टकराने से फ्रिक्शन भी जनरेट नहीं करती। ठीक है, सो इससे हमें पता चला कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई। एक और प्रॉपर्टी थी जिससे हमें यह पता चला था कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? रणवीर, कोई डाउट या बता सकते हैं कोई प्रॉपर्टी? Sir, I can tell the third property. यस। So when there is an absence of electrical magnetic field, so the cathode rays travel in a straight line. हाँ, definitely. Cathode rays usually travel in a straight line, but you can say कि they are deflected in presence of electric and magnetic field. ठीक है, whenever the cathode rays are passed through electric or magnetic field, they are deflected in a suitable direction, and the direction of deflection indicate that they are negatively charged. जैसे कैथोड रेज को अगर आप इलेक्ट्रोड्स के बीच में से पास करेंगे, तो आप देखेंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट किया तो इट क्लियरली इंडिकेट दैट द रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो बिल्कुल ठीक बताया, दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। एनीवेज, मैं आपसे ये पूछ रहा था, प्रिया आप बताइए, एक और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिससे ये पता चला कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी? देयर वाज अ प्रॉपर्टी, प्रिया, जिससे पता चला था कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है। व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी? कैन एनीबॉडी टेल? So cathode ray ionize the gas through which they pass. नो, हमें एक्चुअली पता चला था कि कैथोड रेज आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स बिकॉज दे रोटेटेड अ लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ।
आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैथोड रेज के पाथ में हमने एक लाइट पैडल व्हील प्लेस करी, इसके सेंटर में एक छोटी सी बहुत ही लाइट पैडल व्हील जब हमने प्लेस करी तो हमने देखा वो व्हील रोटेट करने लगी। अब व्हील अगर रोटेट करने लगी तो तभी तो रोटेट करेगी ना जब उस पर कोई कुछ हिट करेगा, कोई मोमेंटम sir. अप्लाई होगा, और मोमेंटम तभी अप्लाई होगा जब कोई मैटर, कोई मास वाली चीज टकराएगी। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चला था कि कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है। दैट्स व्हाई दे रोटेटेड अ लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी किसी को याद आ रही है? They are last property deflected जो- by electrical magnetic field. हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक लास्ट प्रॉपर्टी थी, कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं, कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास का क्या मतलब होता है। आप इसे दो तरह से समझ सकते हो। देखिए, मान लीजिए इस ट्यूब के अंदर गैस के कोई मॉलिक्यूल्स है, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर मॉलिक्यूल्स। सपोज करो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। लेट फॉर एन एग्जांपल आप कंसीडर करिए कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। अब N2 इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। आपको मालूम होगा N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो लेट अस कंसीडर कि इस ट्यूब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। अब जब आप ये वाली कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं, 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर की कंडीशंस जनरेट करते हो, तो इस कैथोड में से कुछ फास्ट मूविंग रेज निकलेंगी। अब वो रेज जैसे ही इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराएंगी, एज सून द कैथोड रेज विल हिट ओवर दिस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि इसका ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और ये N2 विल बी एटमाइज्ड। एटमाइज्ड का मतलब होता है मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो जाना। अभी तक तो ये N2 था, लेकिन कैथोड रे ने इसे हिट करके N में स्प्लिट कर दिया, ये बॉन्ड टूट गया और अब ये एटमाइज्ड हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना अगर, तो कैथोड रे ने टकरा के उन्हें एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब एटम बन गए। अब एटम बनने के बाद मान लीजिए एक और कैथोड रे आई पीछे से, और वो कैथोड रे इस नाइट्रोजन के एटम से टकराई। तो जैसे ही कैथोड रे नाइट्रोजन के एटम से टकराएगी, तो क्योंकि कैथोड रेज एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनमें एनर्जी होती है, तो जैसे ही कैथोड रे नाइट्रोजन के एटम से टकराती हैं, तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। और नाइट्रोजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया तो ये बन जाएगा N पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और हम कहेंगे कि कैथोड रे ने नाइट्रोजन को आयोनाइज कर दिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन का पहले तो मॉलिक्यूल था, पहले वो मॉलिक्यूल एटम में स्प्लिट हुआ, फिर वो एटम जब दोबारा से कैथोड रे से टकराया तो वो एटम आयोनाइज हो गया, N पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो अंदर जो भी गैस लोगे ना, कैथोड रे उसे टकरा के उसे आयोनाइज कर देगी, क्योंकि कैथोड रेज के पास एनर्जी होती है। सो बताइए, ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आई? कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहां तक की सारी स्टडी माइकल फैराडे ने करी थी, अभी तक थॉमसन ने कुछ नहीं करा। अब इसके आगे की सारी स्टडीज थॉमसन ने करी। माइकल फैराडे ने ये तो पता लगा लिया कि किसी भी मटेरियल में से, चाहे ये आप जो कैथोड ले रखी है, ये कैथोड चाहे आप कॉपर की ले लो या सिल्वर की ले लो या आयरन की ले लो, किसी भी मेटल की ये प्लेट ले लो, हर मेटल की प्लेट में से कैथोड रेज निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिल्वर लोगे तभी कैथोड रेज निकलेंगे, आयरन लोगे तो नहीं निकलेंगे। चाहे ये प्लेट किसी भी मेटल की ले लीजिए, कैथोड रेज तो निकलेंगी ही निकलेंगी इन कंडीशंस। इसका मतलब कैथोड रेज जिस भी चीज से बनी हुई है वो यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक मेटल के अंदर है, वो हर मेटल के अंदर, वो कॉपर के अंदर भी है, वो आयरन के अंदर भी है, वो एवरीथिंग कंटेन दैट कैथोड रे पार्टिकल्स। ठीक है, तो माइकल फैराडे की फाइंडिंग्स ने हमें ये तो बता दिया कि कैथोड रेज कुछ छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं जिनके पास मास है। लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, उन पे मास क्या होता है, उन पे चार्ज कितना होता है, वो फर्दर स्टडीज जे थॉमसन ने करी। मैंने आपको बताया था जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द टर्म इलेक्ट्रॉन फॉर दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोगों को याद है मैंने लिखवाया था कि जे थॉमसन इंट्रोड्यूस द टर्म इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी फॉर दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। याद है मैंने Yes, लिखवाया Yes, था? sir. Yes, sir. इंट्रोड्यूस्ड का मतलब ये नहीं है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन वर्ड इन्वेंट करा था। जो टर्म इलेक्ट्रॉन है ना, द टर्म इलेक्ट्रॉन, द नेम इलेक्ट्रॉन, दैट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय सम अदर साइंटिस्ट, जॉनस्टन जोनी। देयर वाज अ साइंटिस्ट जॉनस्टन जोनी, जिसने ये जॉनस्टन स्टोनी वाज अ साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रॉन नाम कॉइन करा था।
द टर्म इलेक्ट्रॉन वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय जॉनस्टन स्टोनी, लेकिन इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम इलेक्ट्रॉन वो जे थॉमसन ने दिया। ठीक है, तो जे थॉमसन ने ये इलेक्ट्रॉन टर्म बनाई नहीं थी, उसने किसी और की बनी हुई टर्म थी इलेक्ट्रॉन, उसको यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, तो जे थॉमसन ने कहा कि ये कैथोड रेज जिन छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, यही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज टू मास रेशियो होता है वो जे थॉमसन ने कैलकुलेट करा। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि ये जो कैथोड रे जिन छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से बनी हुई है, ये फाइन पार्टिकल्स अपने ऊपर क्या चार्ज और क्या मास कंटेन करते हैं, ये कैसे पता लगाया गया। ठीक है, तो बताइए, पिछली क्लास का मैंने रिवाइज करवाया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? एवरीबॉडी? No, sir. चलिए, दैट्स गुड। सो लेट अस प्रोसीड विद टुडेस सेशन। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। एक बार जब माइकल फैराडे ने ये पता लगा लिया कि कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो उन कैथोड रेस के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर फर्दर चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करा गया। एक बार फिर से सुनिए, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस क्या था? टू कैलकुलेट द चार्ज टू मास रेशियो ओवर एन इलेक्ट्रॉन। मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर कैलकुलेटिंग E/m रेशियो। E/m में E चार्ज होता है और m मास होता है, तो बेसिकली E/m का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, आप देखो, हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाना, हमें ये नहीं देखना कि व्हाट ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वर परफॉर्म्ड, हमें बस एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज देखनी है कि जे थॉमसन ने किस तरह का एक apparatus सेटअप करा था, उसने किन कंडीशंस पे कैथोड रेस को स्टडी करा, और फाइनली उसने क्या कंक्लूजन निकाला। तो मैं यहाँ पे एक मॉडिफाइड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बना रहा हूँ, आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। आप देखेंगे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एक मॉडिफाइड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब डेवलप कर। अब उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेगा वो बोर्ड पे ध्यान से देखिए। सो दिस इज अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जो इस एंड से तो ओवल है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन आगे वाला जो एंड है ना, उसे उसने ब्रॉड कर दिया। He extended this end, और यहां पे फ्रंट पे लगा दी गई एक स्क्रीन। ठीक है, दिस इज अ स्क्रीन। मैं अभी आपको बताऊंगा ये किस चीज की स्क्रीन है। ठीक है, यहां पे कैथोड है, दिस इज द नेगेटिवली चार्ज प्लेट कैथोड, और कैथोड के जस्ट आगे ही एक परफोरेटेड एनोड है। सो दिस इज अ परफोरेटेड एनोड, मींस इसके अंदर एक परफोरेशन, एक होल क्रिएट कर दिया गया, ताकि अगर यहां से कोई कैथोड रे एमिट होती है तो वो इमीडिएटली इस होल में से पेनिट्रेट होते हुए आगे जा सकती है। सही है, सो दिस इज अ परफोरेटेड एनोड। जो एनोड पहले यहां हुआ करती थी, अब उसने वहीं पे लगा दी उसके पास। ठीक है, सामने से स्क्रीन के एंड को ब्रॉड कर दिया गया और सामने एक स्क्रीन लगा दी गई है। दिस इज अ हाइपर सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ ZNS स्क्रीन। आप में से किसी ने ZNS स्क्रीन के बारे में पढ़ा है पहले? Anybody know something about ZNS screen? Yes, Zinc sulfide की screen. It shows sparkles. Basically, light emit करता है जब भी कुछ उस पे particle strike करेगा। Basically बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। ZNS की जो स्क्रीन होती है ना, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, वो इतनी हाइपर सेंसिटिव स्क्रीन होती है कि उस पे कोई हल्की से हल्की चीज भी टकराएगी ना, इवन द लाइटेस्ट पार्टिकल जो हमें नेकेड आई से नजर भी नहीं आ रहा, अगर कोई लाइटेस्ट पार्टिकल भी टकराएगा ना, तो उस पे सिंटिलेशन पॉइंट, सिंटिलेशंस अराइज होंगे। सिंटिलेशंस का मतलब होता है चिंगारियां उठेंगी। ठीक है, ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो उस ग्लो को देखते ही हम समझ जाएंगे कुछ टकराया है। ठीक है, अदरवाइज बहुत छोटे छोटे माइक्रो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर ही नहीं आते, हमें कैसे पता चलेगा कुछ टकरा रहा है वहां पे?
तो वहां पे जैसी कुछ हिट करेगा तो एक चिंगारी उठेगी, एक सिंटिलेशन पॉइंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कुछ टकराया। ठीक है, सो सामने एक ZNS की हाइपर सेंसिटिव स्क्रीन लगाई गई है, ये एनोड और कैथोड है। एंड बिसाइड्स दिस, आप सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको पता है कि अगर हम 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर की कंडीशन और 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं, if we apply the 10,000 volt of potential difference between these plates, and अगर हम अंदर का गैस प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पे रिड्यूस करें, तो कोई बता सकता है सबसे ज्यादा सिंटिलेशन पॉइंट, सबसे ज्यादा जो स्पार्क्स जनरेट होंगे वो कहां पे जनरेट होंगे? स्क्रीन के सेंटर पे, क्योंकि हमें पता है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन कंडीशंस को जनरेट करते ही इस पे से कैथोड रे निकलेंगी और वो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए स्क्रीन के सेंटर पे हिट करेंगी। तो आप देखेंगे स्क्रीन के सेंटर पे सबसे ज्यादा स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगे, और जितने ज्यादा स्पार्क्स प्रोड्यूस होते जाएंगे जल्दी जल्दी हमें समझ में आता जाएगा कि स्क्रीन के सेंटर पे कैथोड रेज हिट कर रहे हैं। लेकिन जे थॉमसन ने क्या करा कि ही एक्चुअली स्टडीड द बिहेवियर ऑफ दीज कैथोड रेज under the simultaneous application of electric as well as magnetic field in such a way that both the fields cancel out the deflection caused by one another and the cathode rays still strike at the center of the screen. Confuse मत होना, मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आप सब लोग सोचिए कि besides this anode and cathode, अगर हम यहाँ पे दो एडिशनल प्लेट्स लगा दें, ऊपर लगा दें पॉजिटिव प्लेट और नीचे लगा दें नेगेटिव प्लेट, और अब हम कैथोड रेज जनरेट करें, तो बताइए क्या अभी भी सेंटिलेशन पॉइंट हमें स्क्रीन के सेंटर पे मिलेंगे? नो सर। नो अब कहां सर, पे मिलेंगे? sir. ऊपर मिलेंगे या नीचे मिलेंगे? ऊपर। ऊपर ऊपर की तरफ मिलेंगे। अब हमें पता है कि कोई भी कैथोड रे यहां तक तो स्ट्रेट जाएगी, लेकिन यहां तक पहुंचते ही ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहां पे स्पार्क जनरेट होगा। तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब ये तो हो गया पॉजिटिव प्लेट का डिफ्लेक्शन, लेकिन जे थॉमसन ने क्या करा, बिसाइड्स दीज इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक प्लेट्स के साथ साथ उसने मैग्नेटिक प्लेट भी लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, समवॉट लाइक दिस। देखिए एक रफ सा पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूं मैं आपके सामने। दिस इज अ यू शेप मैग्नेट, ये एक यू शेप मैग्नेट है, और मैं आपको इसकी अरेंजमेंट बता दूं कि किस तरह से है। कि मान लीजिए दिस इज अ यू शेप मैग्नेट, तो एक ट्यूब इसके बीच में से जा रही है, द ट्यूब इज पासिंग फ्रॉम बिटवीन दैट यू शेप मैग्नेट। ठीक है, तो ये जो डॉटेड वाला एंड है ये ट्यूब के पीछे की तरफ है। ठीक है, तो उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इस तरह से लगाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन कॉज करती है कैथोड रेज का, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन कॉज करे, और दोनों एक दूसरे के डिफ्लेक्शन को नलिफाई कर दें, और कैथोड रे अभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए स्क्रीन के सेंटर पे ही स्ट्राइक करे। He adjusted the polarities of electric and magnetic field in such a way so that they compensate the deflection caused by one another. उन दोनों के डिफ्लेक्शन ने एक दूसरे को बिल्कुल कैंसल आउट कर दिया, इस तरह की पोलैरिटीज उसने सेटअप कर। समझ रहे हैं आप उसने क्या करा? यस सर। ठीक है, तो मैं लिखवाता हूं आपको इसके बारे में, और फिर इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया। देखो पहले तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट रे दिखा देते हैं ट्रेवल करती हुई गई, और इट स्टिल स्ट्राइक एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अभी भी अगर आप कैथोड रे प्रोड्यूस करेंगे तो वो सेंटर में जाएगी और स्क्रीन के सेंटर पे स्ट्राइक करेगी। आप एक रफ सा पैटर्न, ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आपको लिखवाता हूं। डन। Then, sir.
चलिए लिख लीजिए पहले इसके बारे में, जिन लोगों ने अभी नहीं बनाया है वो भी पहले लिखना स्टार्ट करिए और ग्रेजुअली बना लीजिएगा। लिखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट Thomson studied the behavior of cathode rays. Thomson studied the behavior of cathode rays. Under the simultaneous application of electric and magnetic fields. He adjusted both the fields in such a manner that they cancel out the deflection caused by one another. So that the cathode rays still strike. At the center of the screen. Okay, लिखा यहां तक? Yes, sir. Further, next paragraph में लिखिए, later on from the polarities of the applied electric and magnetic field, Thomson was able to calculate that the E by M ratio over an electron is 1.76 into 10 to the power 8 coulombs per gram. 1.76 into 10 to the power 8 coulombs per gram. This is the E by M ratio over an electron. देखो कैथोड रेज जिन पार्टिकल से बनी हुई है ना, उन पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बेसिकली आप ये समझिए कि कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज इज अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक भाग रहे हैं, ठीक है, एक रिवर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कैथोड रेज बोलते हैं, ठीक है। सो कैथोड रेज में बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट हुआ वो आया 1.76 into 10 to the power 8 coulombs per gram।
सो फ्रॉम द पोलैरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पोलैरिटीज ली, मैग्नेटिक फील्ड की क्या पोलैरिटीज ली, जो एक दूसरे के डिफ्लेक्शन को नलिफाई कर पाए, उन पोलैरिटी से ही वाज एबल टू वर्क आउट कि इलेक्ट्रॉन पे इतना ई/एम रेशियो होना चाहिए। सो अल्टीमेटली द ई/एम रेशियो की वैल्यू थॉमसन ने पहली बार निकाल कर दी। और थॉमसन ने एक और चीज एनालाइज करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करा यूजिंग डिफरेंट मटेरियल ऑफ कैथोड। उसने अलग अलग मटेरियल है कैथोड का, उसने यहाँ पे कभी कॉपर की प्लेट ली, कभी सिल्वर की प्लेट ली, कभी आयरन की प्लेट ली। एक तो उसने अंदर का मटेरियल बार बार बदला और एट द सेम टाइम अंदर की गैसेस भी बार बार चेंज करी। इस ट्यूब के अंदर कभी नियॉन गैस ली, कभी हीलियम गैस ली, कभी नाइट्रोजन गैस ली, बट ही फाउंड कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस एज वेल एज इररेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल ऑफ कैथोड, चाहे वो कैथोड किसी भी मटेरियल की बना ले, चाहे अंदर गैस कोई सी भी ले ले, हर बार ई/एम रेशियो यही आ रहा था। अगर हर बार ई/एम रेशियो यही आ रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सब चीजों के अंदर एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ और होता है और आयरन के अंदर का इलेक्ट्रॉन कुछ और होता है। सबके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और सबके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जैसा ही होता है। सेम चार्ज, सेम मास, सेम चार्ज टू मास रेशियो। बताइए, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं इस पॉइंट को भी लिखवा देता हूं, इसके बारे में भी लिख लीजिए। फर्दर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, Thomson also found that this E/M ratio came out to be same irrespective of the nature of gas as well as the material of cathode. Irrespective of the nature of gas as well as the material of cathode. Sir, could you please repeat the point? Thomson also found that this E/M ratio came out to be same. This E/M ratio came out to be same irrespective of the nature of gas, as well as the material of cathode. इशिता, यहां तक लिखा? Yes, sir. This clearly indicated, further लिखिए, this clearly indicated that electrons are the universal constituent of all matter. Electrons are the universal constituent of all matter, and they are always of same type. Universal constituent of all matter, and they are always of same type. बताइए, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि इससे ये कैसे जस्टिफाई हुआ? अगर हम अलग अलग मेटल की प्लेट लेते हैं, अलग अलग गैसेस लेते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग डिफरेंट गैसेस, इफ वी आर गेटिंग द सेम E/M रेशियो, तो क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबके अंदर एक जैसा ही होता है? समझ में आ रही है ये बात या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So देखिए, this was the study of Thomson. Thomson ने इस तरह से E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैलकुलेट करा। लेकिन थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट की मेन लिमिटेशन ये थी कि थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली E/M चार्ज टू मास रेशियो पता चला,
लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज और इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ मास वो नहीं पता लगी। सीधे चार्ज टू मास रेशियो पता चला, थॉमसन वाज एबल टू वर्क आउट द रेशियो, बट ही वाज अनएबल टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ चार्ज एंड मास। अब वो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ चार्ज कैसे पता लगेगी, उसके लिए देयर वाज अनदर साइंटिस्ट नेम्ड मिलिकन। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट करा विच इज अ फेमस एक्सपेरिमेंट नोन बाय द नेम ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो एक दूसरा साइंटिस्ट था मिलिकन, जिसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा जिससे उसे चार्ज का पता लगा। और एक बार देखिए, हमें चार्ज भी पता लग जाए और चार्ज टू मास रेशियो ऑलरेडी पता है, तो फिर हम मास तो निकाल ही लेंगे अलग से, ठीक है। सो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन ये थी कि उसने इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ चार्ज और मास नहीं बताई हमें, उसने हमें सीधे चार्ज टू मास रेशियो बताया। कोई दूसरा साइंटिस्ट था जिसने हमें चार्ज के बारे में बताया। सो अब हम फर्दर देखते हैं, अगली हेडिंग डालिए, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम चार्ज के बारे में पता लगाएंगे। Millikan's oil drop experiment। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज की वैल्यू पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करा जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में याद रखिएगा। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको अपनी एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, लेकिन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज दिस टॉपिक हैज बीन गिवन इन अ ग्रीन बॉक्स विद इन एनसीईआरटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में एक ग्रीन कलर के बॉक्स में दे रखा है, and whatever is given in the green box, that is just for the qualitative information। एक information के लिए होता है, वो एग्जाम मटेरियल नहीं होता। जनरली उनमें से एग्जाम में चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, एग्जाम में तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको जरूर पता होना चाहिए, आपको पता बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए कि मिलिकन ने करा था। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके लिए तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्रामेटिक वर्जन बना रहा हूं, मैं एक छोटा सा अपैरेटस सेटअप करता हूं कि मिलिकन ने किस तरह का एक कंटेनर सेटअप करा था, किस तरह का एक अपैरेटस सेटअप करा था। सो वो डायग्राम आपको भी बनाना है। एक सिलेंडर बनाते हैं हम, सिलेंड्रिकल कंटेनर। सो लेट अस कंसीडर अ सिलेंड्रिकल कंटेनर।
सो इस तरह का एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, आप देख सकते हैं। विद इन दिस कंटेनर, सब लोग बोर्ड पे देखो, पहले मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या बेसिकली, व्हाट इज दिस। ये पूरा एक सिंगल सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, जिसके अंदर ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये जो आपको दो प्लेट्स दिख रही हैं, दीज टू प्लेट्स, दीज आर द मेटालिक पार्टीशंस। ये मेटल के पार्टीशंस क्रिएट कर दिए। ऊपर एक मेटालिक प्लेट लगी हुई है जिसके सेंटर में होल क्रिएट कर दिया गया, एक अपर्चर क्रिएट कर दिया गया। नीचे भी एक मेटालिक प्लेट लगी हुई है, उसके सेंटर में भी एक होल क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के होल्स हैं कि अगर ऊपर से कुछ भी गिरेगा तो इन होल्स में से परमिएट होता हुआ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दो मेटालिक प्लेट्स लगी हुई हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इन प्लेट्स के बीच में अपर्चर्स क्रिएट करेगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें एयर है। एयर तो पूरे में ही है बेसिकली, दिस कंटेनर, इसके अंदर वैक्यूम नहीं है, दिस सिलेंडर इज फिल्ड विद एयर। ठीक है, और बीच वाले कंपार्टमेंट में एक्सरेज पास करी जा रही हैं। एक्सरेज की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्सरेज गैस को आयोनाइज कर देती है। तो बेसिकली आप इमेजिन कीजिए कि एक्सरेज के पैसेज से इस कंपार्टमेंट में जो एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएगी, और अगर एयर आयोनाइज हो गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ओ में ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि जो बीच वाला कंपार्टमेंट है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बीच वाले कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स है जो एयर, एक्सरे ने एयर के आयनाइजेशन से प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं एक ऑयल स्प्रे पंप लगा हुआ है। सो दिस इज अ पंप, एक ऑयल स्प्रे पंप है जिसमें ऑयल भरा हुआ है, और यहां से हम जब पंप करेंगे तो कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, दिस विल जनरेट सर्टेन ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहां पे कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगी, और वो ऑयल ड्रॉपलेट्स दे वुड बी स्कैटर्ड ऑल अराउंड, वो स्कैटर्ड होंगी। और प्रिज्यूम करिए कि कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स इस अपर्चर में से पास होते हुए नीचे आएंगे, दे विल फॉल थ्रू दिस अपर्चर। ठीक है, अभी याद रखिएगा, ऑयल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की एफिनिटी होती है, दे रेडिली कैप्चर इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकन ने प्रिज्यूम करा कि जब ऊपर से वो ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करेगा और जैसे ही कोई एक सिंगल ऑयल ड्रॉपलेट भी इस अपर्चर में से पास होते हुए बीच वाले कंपार्टमेंट में से पास ऑन होगी, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगी और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पहले तो वो जो ऑयल ड्रॉपलेट थी वो न्यूट्रल थी पहले, लेकिन जैसे ही वो बीच वाले कंपार्टमेंट में से गुजरेगी तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके नेगेटिव हो जाएगी। और मिलिकन क्या करना चाहता है, उसी नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता है अंडर टू कंडीशन। दो डिफरेंट कंडीशंस पे नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को मिलिकन ने स्टडी करा, और यहाँ पे एक आईपीस लगा हुआ है, एक लेंस लगा हुआ है जिससे आप अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार सब लोग फिर से सुनिए ये apparatus क्या है, किस तरह का apparatus। ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में 3 कंपार्टमेंट क्रिएट कर दिए हैं। कंपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए जो 2 पार्टीशंस लगाए हैं, ये मेटालिक प्लेट्स के पार्टीशंस हैं। इसमें ऊपर वाली प्लेट एनोड है, नीचे वाली कैथोड है। ठीक है, और 2 अपर्चर्स क्रिएट हो। ठीक है, 2 पैसेज हमने क्रिएट कर रखे हैं। और ये याद रखिएगा, ऊपर से जब भी हम कोई ऑयल स्प्रे करेंगे तो ऑयल की ड्रॉपलेट स्कैटर होंगी सारे में, और कुछ ऑयल ड्रॉपलेट इस अपर्चर में से होते हुए बीच वाले कंपार्टमेंट में आएंगी। जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट बीच वाले कंपार्टमेंट में आएंगी तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेंगी, बिकॉज दे हैव अ गुड एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी, और वो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट अब नीचे गिरेगी। तो मिलिकन क्या करना चाहता है, उस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को स्टडी करना चाहता है अंडर 2 डिफरेंट कंडीशंस। वो 2 कंडीशंस क्या क्या है? Firstly, he calculated the velocity of the negatively charged oil droplet under the free fall of gravity. Free fall of gravity. Free fall of gravity कब होगा? जब यहाँ पे कोई polarities अप्लाई नहीं करी जाएंगी। अगर मैं इन 2 प्लेट्स पे कोई पोलैरिटी अप्लाई नहीं कर देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर देता हूं, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट गिरेगी वो अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी गिरेगी। तो पहले तो मिलिकन ने क्या करा, उस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट की, कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक प्लेट्स नहीं लगाते हैं तो किस वेलोसिटी से वो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप गिरती। एक तो उसने वो वेलोसिटी कैलकुलेट की। फिर एक बार उसने क्या करा, यहाँ पे वेरिंग फील्ड्स लगाई, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, इन फील्ड्स को वेरी करा गया। इन फील्ड्स को इस तरह से वेरी करा गया, देखो ध्यान से सुनना, हम अगर चाहे ना इन फील्ड्स की पोलैरिटीज को वेरी करके
एक फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को कम भी कर सकते हैं, फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट को बीच में हवा में रोक भी सकते हैं, और हम चाहें तो फॉलिंग ऑयल ड्रॉपलेट को वापस ऊपर भी पुश कर सकते हैं। अगर मैं इस पे इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दूं ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दूं, तो वो नेगेटिव चार्ज उस नेगेटिव ड्रॉप को इतना ज्यादा रिपेल करेगा कि उसे वापस ऊपर भी भेज सकता है। तो इन पोलैरिटीज को वेरी करना हमारे हाथ में था, मिलिकन के हाथ में था, और वो हर पॉसिबिलिटीज उसने एनालाइज करी। उसने पोलैरिटीज को कम भी करा, ज्यादा भी करा, और अलग अलग पोलैरिटीज पे नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को मेजर करा, और एक बार अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी मेजर करा। सब लोगों से पूछ रहा हूं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे क्या करा गया? समझ में आया मिलिकन ने क्या करा? यस सर, समझ में आ गया। एक सब लोग बताओ किसको कंफ्यूजन है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीबॉडी? इसमें सर सर एक बार कर दो रिपीट। पोलैरिटी का क्या मतलब होता है? पोलैरिटीज मतलब उनपे उनकी जो पावर है, नेगेटिव पे कितना पोटेंशियल अप्लाई करा गया, पॉजिटिव पे कितना पोटेंशियल अप्लाई करा गया, वो पोलैरिटी। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का पोटेंशियल तो हम चेंज कर सकते हैं ना। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की भी पावर हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको वीक बना सकते हैं, वो पोलैरिटी। ठीक है, तो एक बार फिर से ये सुनो, जिसको doubt वेलोसिटी है। कैसे निकाली वो समझ नहीं आ रहा। वो हमें समझना भी नहीं है कि उसने वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करी। मैंने आपको क्या बताया, हमें इन एक्सपेरिमेंट्स की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे नहीं जाना। वी आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू दैट मैथमेटिकल पार्ट। हमें तो बस थ्योरेटिकल ये देखना है कि सेटअप किस तरह का बनाया गया, और उस सेटअप का फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल आंसर क्या उसने निकाल कर दिया, हमें वो करना। आप जब 12th में आ जाओगे और थोड़ा और हायर क्लासेस में जाओगे, तो कुछ पोर्शन 12th में और कुछ हायर क्लासेस में मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे करी गई। लेकिन अभी नहीं पढ़ना वो कैलकुलेशन कैसे करी गई। आपको ये सब नहीं कैलकुलेट करना कि उसने कैलकुलेशंस क्या करी होंगी, मैथमेटिकल चीजें क्या अप्लाई करी होंगी, क्या फॉर्मूलेज अप्लाई करे होंगे, वो सब हमें नहीं करना। दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जैसे इससे पिछले वाले थॉमसन एक्सपेरिमेंट में भी आपको सीधे E/M रेशियो बता दिया गया, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करा गया वो नहीं है। आप दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो आपको उसकी डिटेल्स में नहीं जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है, बट वो भी करवाई जाएगी लेटर ऑन। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आओगे तो आपको वो चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। अभी आप बस ये ध्यान दीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, वो करना क्या चाहता था मिलिकन। देखो, पहले तो आप ये याद रखो कि ऊपर से एक न्यूट्रल ऑयल ड्रॉपलेट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब वो न्यूट्रल ऑयल ड्रॉपलेट इस बीच वाले कंपार्टमेंट में से पास होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके नेगेटिव हो जाती है। अब वो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी नोट करती है। वी आर सपोज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ दैट नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट, लेकिन अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ अप्लाइड पोलैरिटीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार तो उसने अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी वेलोसिटी नोट कर ली, नोट करके रख ली उसने कि अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी किस वेलोसिटी से ऑयल ड्रॉपलेट गिरती। फिर एक बार उसने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग पोलैरिटीज अप्लाई की। कभी नेगेटिव की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, कभी नेगेटिव की पावर को बहुत ज्यादा कम कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग पावर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट से उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स की वेलोसिटी को कम ज्यादा करा, अलग अलग वेलोसिटीज मेजर करी, एंड फ्रॉम ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस ही वाज अल्टीमेटली एबल टू कैलकुलेट कि ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है ना, इस पे वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना हो सकता है, कितना है। तो आप पहले बताओ, वो मैं वैल्यू बताऊंगा, उस पे नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट पे वैल्यू क्या उसने पता लगाई, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी करा वो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवाऊंगा ये, ताकि आपको और भी इजीली समझ में आ जाए। सो लिखिए सब लोग इसके अंदर, ये डायग्राम बनाया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, सो लिखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट, in this experiment Millikan studied the velocity of a negatively charged falling oil droplet, negatively charged falling oil droplet under two different conditions.
negatively charged falling oil droplet under two different conditions. अब टू डिफरेंट कंडीशंस के आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट वाइज पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्टली अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी। दो कंडीशंस लिखवा रहा हूं मैं आपको। पहली कंडीशन थी फर्स्टली अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी, फर्स्टली अंडर द फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी, एंड सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंडली under different polarities, under different polarities, under different polarities of applied electric field, under different polarities of applied electric field. Next paragraph में लिखिए, from the changes in velocity under different conditions, from the changes in velocity, from the changes in velocity under different conditions, under different conditions, from the changes in velocity under different conditions, Millikan was able to calculate, Millikan was able to calculate, या Millikan found लिख लीजिए, Millikan found, Millikan found, Millikan found that the charge over the negative oil droplet, the charge over the negative oil droplets, charge over the negative oil droplets was always some whole number multiple of, some whole number multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। उसने अलग अलग चेंजेस इन वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटीज स्टडी करी। उसने कभी फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी पे वेलोसिटी स्टडी करी, कभी अलग अलग पोलैरिटीज पे लगा के वेलोसिटी स्टडी करी, एंड फ्रॉम द चेंजेस ऑन दोस वेलोसिटी ही वाज एबल टू कैलकुलेट कि हर ऑयल ड्रॉपलेट पे, बहुत सारी ऑयल ड्रॉपलेट थी इसके अंदर, डिफरेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स की वेलोसिटी अलग अलग आई, लेकिन उसने देखा हर ऑयल ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी थी, ठीक है, हर ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज था, सॉरी, हर ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज था वो इस बेसिक वैल्यू का ही कोई होल नंबर मल्टीपल था। मतलब किसी एक ऑयल ड्रॉपलेट पे हो सकता है इतना चार्ज आया, कोई दूसरी ऑयल ड्रॉपलेट ऐसी भी हो सकती थी जिस पे इसका डबल चार्ज आया। उससे उसने कंक्लूड करा कि अगर डबल अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है तो उस ऑयल ड्रॉपलेट ने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। हो सकता है कोई ऑयल ड्रॉपलेट ऐसी भी हो जिसने 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिए हो, फिर उस पे इसका ट्रिपल चार्ज आएगा। तो उसने देखा हर ऑयल ड्रॉपलेट पे जो चार्ज पाया गया वो चार्ज इसी बेसिक वैल्यू का कोई होल नंबर मल्टीपल था, या तो इतना था, या इसका डबल था, या इसका ट्रिपल था, या इसका 4 टाइम्स था, एंड सो ऑन। तो इससे उसने कंक्लूड करा कि इसका मतलब एक बेसिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट है वो यही वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। समझ में आई बात या नहीं? Yes sir, Yes. और अब आप बताइए कि आपके पास E भी आ गया, E by M रेशियो ऑलरेडी हमें पता चल चुका था 1.76 into 10 to the power 8 coulombs per gram। तो M तो आप निकाल ही लोगे ना? Yes sir. Yes, sir. तो M निकालने की जरूरत तो नहीं होगी, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मालूम है या नहीं? yes sir, पता है। Yes, So sir. 9.1. देखो अगर हमें मास निकालना है, अगर हमें मास निकालना है तो हमें करना पड़ेगा E डिवाइडेड बाय E बाय M, दिस डिवाइडेड बाय दिस। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ग्राम्स में एज वेल एज किलोग्राम्स में आइदर वे आप याद रख सकते हो 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। This comes out to be the mass over an electron। ठीक है, सो kg में इतना आता है और ग्राम में -28 ग्राम हो जाएगा। तो ये भी नोट कर लीजिए।
सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट किसी एक साइंटिस्ट को नहीं दिया जा सकता. इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ माइकल फैराडे, जूलियस प्लकर, जे थॉमसन, मिलिकन. बहुत सारे साइंटिस्ट की एक कलेक्टिव वर्क था, कलेक्टिव एफर्ट था, तब जाके हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इन टोटलिटी सब कुछ पता चला. एक अकेले साइंटिस्ट को हम नहीं कह सकते कि उसने सब कुछ करा, सब लोगों ने मिलकर करा. सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आज आप लोग इतना करिए. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. और मैं आपको मैसेज भेजूंगा मंडे ऑनवर्ड्स. हम इस बैच को स्प्लिट कर रहे हैं फाइनली, और कुछ बच्चों को 7 to 8 PM MWF ज्वाइन करना है. बाकी बच्चे इसी टाइम पे ज्वाइन करते रहेंगे. दैट आई विल लेट यू नो. ठीक है, आज आप लोग इतना कर लीजिए. ओके, Thank you. So what about the test? जो ये मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, चिंता मत करिए. कल तो नहीं होगा, कल मैंने दूसरे बैचेस का टेस्ट शेड्यूल करा हुआ है. आपका मैं अगले संडे लूंगा. Okay. Okay, sir. Good evening. Sir, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. sir, Good evening, sir. यस, Good evening, sir. अनुरिमा कुछ कह sir, रहे हो? Good yes, evening, sir. I have a doubt in the shape of the orbitals. If you could शेप ऑफ explain ऑर्बिटल्स it. बताइए, बताइए. सर उसको कैसे ड्रॉ करना है? मैम ने एक तरीके से बताया, फिर दूसरे तरीके से बताया, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड. 2p कौन सा orbitals. ऑर्बिटल? विच ऑर्बिटल? 2p. 2p ऑर्बिटल. Yes, sir. अब 2p में भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz. सो मैं आपको बता देता हूं कि p, लेट दिस बी एन एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये सपोज करो कोऑर्डिनेट एक्सिस है. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. ठीक है. सो दिस, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, जिन लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है उन्हें मालूम होगा, अदरवाइज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेटर ऑन. अनुरिमा, आपको मालूम होगा p ऑर्बिटल्स आर डबल शेप, मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, p ऑर्बिटल डबल शेप्ड होते हैं. जनरली मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना अनुरिमा, मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं. जनरली आप मैथमेटिक्स जब पढ़ते हो, बचपन से जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप इस एक्सिस को x एक्सिस लेते हो ना. Yes, sir. लेकिन केमिस्ट्री में while studying the orbitals हम इस वाले को pz कंसिडर करते हैं. We consider this as pz. तो इसे हम pz कंसिडर करते हैं, और जो y एक्सिस और x एक्सिस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. अगर हम py कंसिडर करें और px कंसिडर करें, तो हम कंसिडर करते हैं वो वर्टिकल होते हैं, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग अंडरगो करते हैं. लेकिन जो pz होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो इस तरह की हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं. अब आपका डाउट क्या है अनुरिमा, मुझे एग्जैक्टली बताओ. ये टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा लेटर ऑन, बट आपका डाउट क्या है? ड्राइंग कैसे करनी है, कौन सा एक्सेस लेना है, वो बार बार स्विच होता रहता है, इसलिए मतलब जैसे x हम हॉरिजॉन्टल लेते थे वैसा नहीं ले रहा है, कभी z इधर हो रहा है. हॉरिजॉन्टल z नहीं, हॉरिजॉन्टल पे हमेशा z लेना है, x और y को हमेशा वर्टिकल लेना है. ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर. ओके. मेरे को भी एक डाउट था सर. बोलिए. कॉन्सेप्ट में सर, जैसे बोलिए. आपने कहा था 1 मोल होता है 6.022 × 10⁻23. सर उसका आपने कहा था कि वो पार्टिकल्स होते हैं, पर सर अगर कोई और कहे कि वो यूनिट्स होता है या फिर एंटिटीज होता है, तो भी सर वो ठीक मानी जाएगी टर्म? पार्टिकल और एंटिटीज इज द सेम थिंग. एंटिटी इज आल्सो अ स्पीशीज. आप कुछ भी कह लो, इट इज द सेम थिंग. हम कहना तो एक ही चीज चाह रहे हैं, लेकिन उसको आप अलग अलग सिनोनियम्स यूज कर रहे हो. मैं चाहे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दूं, या एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज बोल दूं, या एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज बोल दूं, इज द सेम थिंग. सर और सर एक और था कि सर मैंने एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स पर मोल. तो सर इसमें सर वो मोल तो इज इक्वल टू में आना चाहिए ना कि पर मोल आएगा. वो एक ही बात है, एक ही बात है, बात तो एक ही है ना. पर मोल इतने एटम, मतलब हम यही तो कह रहे हैं ना कि इतने एटम पर मोल होते हैं, एक मोल में इतने एटम होते हैं. तो आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपने सामने लिख रखा है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, तो आप सिर्फ एटम ही लिखो. अगर आपने सामने 1 मोल नहीं लिख रखा, तो आप लिख दो 6.022 × 10⁻23 एटम पर मोल, इज द सेम थिंग. ठीक है रोहित? यस सर. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन.